स्ट्रिंग हैंडलिंग, ठीक है, हेडिंग डालो सबको स्ट्रिंग हैंडलिंग। तो अब हम लोग जब स्ट्रिंग का प्रोग्राम बनाएंगे तो स्ट्रिंग का प्रोग्राम में हम लोग क्या क्या फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, और उसका कुछ कुछ हम लिखवा भी देते हैं नोट की। तो सबसे पहले लिखो स्ट्रिंग ट्रिम, स्ट्रिंग ट्रिम, ठीक है। स्ट्रिंग ट्रिम लिखने का तरीका कैसा होता है, ऐसे लिखोगे स्ट्रिंग ट्रिम, ठीक है। इसका काम क्या होता है, लिखो रिमूव द ब्लैंक स्पेसेस, remove the blank spaces, remove the blank spaces before and after the, before and after the calling string, before and after the calling string, but not in between the string, but not in between the string, but not in between the string। देखो इसका कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो हम कोई चीज स्टोर करते हैं, मान लेते हैं स्ट्रिंग s इज इक्वल टू, मान लो हम यहाँ पे स्टोर करते हैं अंकेश, फेवरेट है, ठीक है, अंकेश कुमार, चलो ऐसा लिखते हैं अंकेश कुमार। अच्छा छोड़ो ना, हम एक काम किए, देखो यहाँ पे हम क्या किए, ब्लैंक स्पेस डाल दी। यहाँ पे क्या है, मेरा ब्लैंक स्पेस है, ब्लैंक स्पेस यहाँ भी है ना, ब्लैंक स्पेस मेरा यहाँ पर भी है, और ब्लैंक स्पेस हम यहाँ भी डाल दिए, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, इसको ट्रिम, ट्रिम फंक्शन के साथ इस्तेमाल करते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग, मान लेते हैं पी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो स्ट्रिंग p इज इक्वल टू, अगर हम क्या करते हैं s डॉट, अगर हम s डॉट ट्रिम करते हैं, ठीक है, तो हम अब क्या कर रहे हैं s, मतलब s में क्या है मेरे पास, अंकेश कुमार है, जो भी है अंकेश कुमार, इसको अगर हम ट्रिम करते हैं तो अब p में मेरे पास क्या स्टोर है, समझ लो p में क्या स्टोर होगा, p में मेरे पास स्टोर होगा अंकेश, बीच में ब्लैंक रहेगा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि अंदर वाला वो ब्लैंक उसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बाहर का जितना भी ब्लैंक है उसको वो रिमूव कर देगा। समझ में आया, तो पी में मेरे पास क्या स्टोर रहेगा, अंकेश कुमार स्टोर रहेगा, बीच वाला ब्लैंक को रिमूव नहीं कर रहा। वही हम स्टेटमेंट में इसको लिखवाए हैं, क्या लिखवाए हैं कि इस फंक्शन का इस्तेमाल करके जो साइड वाला ब्रैकेट, साइड में जो ब्लैंक स्पेस है उसको तुम रिमूव कर सकते हो, लेकिन इन बिटवीन जो ब्लैंक स्पेस है तुम उसको रिमूव नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसका फंक्शन याद रखना, अगर कभी भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ करने को होगा, जैसे कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है कि कभी ब्लैंक स्पेस काउंट करना पड़ता है, ब्लैंक स्पेस का इस्तेमाल करके बहुत सारा प्रोग्राम बनेगा कि कब तुमको कैरेक्टर, कितना कैरेक्टर है वो निकालना है, या फिर कितना, ठीक है, वर्ड्स है वो भी निकालना है, किसको कैपिटल में चेंज करना है, स्मॉल में चेंज करना है, तो उस वक्त के लिए ये इस्तेमाल करना पड़ता है। तो स्ट्रिंग ट्रिम का इस्तेमाल करेंगे ये फंक्शन, इसको नोट कर लो, ठीक है, ताकि तुमको समझ में आए ये काम क्या कर रहा है स्ट्रिंग ट्रिम। नेक्स्ट लिखो, नोट किया अंकेश, नेक्स्ट लिखो स्ट्रिंग टू लोअर केस, स्ट्रिंग टू लोअर केस, स्ट्रिंग टू लोअर केस, ठीक है। इट कन्वर्ट्स द कॉलिंग स्ट्रिंग, it converts the calling string letters into lowercase letters, it converts the calling string letters into lowercase letters, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं तो लोअर केस लेटर, अगर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं जैसे स्ट्रिंग s इजिकल टू अंकेश कुमार लिखे हैं, और यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग p इजिकल टू s डॉट टू लोअर केस, टू लोअर केस अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसका काम क्या होगा, जितना भी अंकेश में जितना भी कैपिटल लेटर में लिखे हैं वो सबको क्या चीज में चेंज कर देगा, लोअर केस में, मतलब लिखेगा अंकेश, अंकेश कुमार, वो क्या लिख देगा, अंकेश कुमार लिख देगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है लोअर केस लेटर में, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको सारा कैपिटल को स्मॉल लेटर में चेंज कर देते हैं। अच्छा, अगर हो सकता है कि पहले से भी कोई स्मॉल लेटर में है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो कि अंकेश में अगर एन स्मॉल लेटर में था तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लोअर है तो लोअर ही रहने देगा, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नोट करो उसको, स्ट्रिंग हैंडलिंग, हेडिंग डालो, स्ट्रिंग हैंडलिंग जो लिखवा रहे लिखो उसको।
उतना जगह छोड़ दो वहां पर, आधा पेज, उसके बाद से आगे स्कूल को कंटिन्यू करो। इसको समझाया अभी थोड़ा देर पहले, सुन लो क्या बता रहे हैं। अगर हम लोग स्ट्रिंग एस, मान लो स्ट्रिंग एस में हमने क्या नाम स्टोर किया है, अंकेश कुमार, ठीक है। लेकिन हम एक दूसरा स्ट्रिंग ले रहे हैं, स्ट्रिंग पी, और स्ट्रिंग पी कैसा है, तो वो बोला है एस डॉट, मतलब एस मतलब स्ट्रिंग एस में जो एलिमेंट है उसको तुम चेंज करो टू लोअर केस। लोअर केस बोलने का मतलब क्या, उसको स्मॉल लेटर्स में चेंज कर देगा, कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में। तो पी में क्या आउटपुट हो जाएगा, अंकेश कुमार, देखो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, वही लिखा है। क्या नीचे वाला स्मॉल लिखे सब, के कैपिटल नहीं है, स्मॉल ही है ये के है, ठीक है कुमार। ये स्ट्रिंग का एक फंक्शन है, हाँ स्ट्रिंग का देखो नाम लिख देता है, स्ट्रिंग टू लोअर केस, ये फंक्शन है टू लोअर केस। कौन सा फंक्शन, ये स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन है, जो अभी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम स्ट्रिंग हैंडलिंग है, ठीक है। तो स्ट्रिंग के साथ टू लोअर केस, इसका मतलब क्या है, ये एक फंक्शन है जिसका नाम है टू लोअर केस, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा स्ट्रिंग टू अपर केस, जस्ट उल्टा काम होगा, लिखो अब नेक्स्ट स्ट्रिंग टू अपर केस। तो अपर केस क्या करेगा, जितना भी लोअर केस लेटर है उसको अपर केस में चेंज कर देगा। अगर पहले से अपर केस में है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसमें भी क्या बोलोगे, कन्वर्ट्स द कॉलिंग स्ट्रिंग, इट कन्वर्ट्स द कॉलिंग स्ट्रिंग टू अपर केस लेटर, इट कन्वर्ट्स द कॉलिंग स्ट्रिंग टू अपर केस लेटर। एग्जाम्पल पे अगर हम अंकेश में जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे जैसे ये ऑलरेडी कैपिटल था, इसमें स्मॉल कर देते हैं, ठीक है। इसमें बोले हैं कि इट कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू अपर केस लेटर, कॉलिंग स्ट्रिंग टू अपर केस लेटर, ठीक है। अगर स्मॉल लेटर है तो उसको अपर केस में चेंज कर देगा। तो यहाँ पे देखो तुमको दिख रहा है, ये अपर भी है लोअर भी है, इसमें दोनों दिख रहा है, अपर केस लेटर भी दिख रहा है, लोअर केस भी दिख रहा है। तो ये क्या करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ अपर केस रहे चाहे लोअर केस रहे, वह सबको अपर केस में चेंज कर देगा। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, पूरा कैपिटल लेटर में, दैट इज अंकेश। तो ये आउटपुट नोट करते जाना, ठीक है। बात करने में समय बर्बाद मत करो, इसको नोट करते जाओ ताकि तुमको समझ में आते जाए। अगर तुमको जो हम लिखवा रहे हैं अगर उसका सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है तो तुम एग्जाम्पल देख के समझ सकते हो हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पे अभी एक और फंक्शन आएगा जब लिखा जाएगा इज लोअर केस इज अपर केस, तो वो कंपैरिजन है। यहाँ पे अपर केस हो जाए, ठीक है, टू अपर केस, ठीक है, यहाँ पे अपर केस हो जाए, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पे लिखवा रहा है टू अपर केस, ये कन्वर्ट कर रहा है। एक और फंक्शन आएगा जब लिखाएंगे इज अपर केस इज लोअर केस, तो उस केस में वो कंपैरिजन करेगा, ठीक है, वो अलग चीज है, ये अलग है। तो टू, कभी कभी गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग आ जाता है क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर 3 नंबर बोर्ड में आ जाता है। तो तुम डायरेक्टली ये क्वेश्चन डाल सकते हो, अगर टू अपर केस है तो ये कन्वर्ट कर देगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में है इज अपर केस तो वो कंपैरिजन करेगा, ठीक है, कि अपर केस है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कुछ काम करना होगा, या फिर होगा तो कुछ काम करना होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, इंट लेंथ, ठीक है, इंट लेंथ। अब देखो तुमको ये समझ में आ रहा है कि अगर हम इंट लिखते हैं तो इंट बोलने का मतलब क्या है, जो आउटपुट होगा वो इंटीजर डाटा टाइप का होगा। अगर हम इंट लेंथ लिख रहे हैं, इंट लेंथ, तो इंट कैसा डाटा टाइप होता है बताओ अंकित, इंट कैसा डाटा टाइप होता है, इंटीजर डाटा टाइप। इंटीजर डाटा टाइप मतलब क्या होता है, जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट ना आए, ठीक है। मतलब यहाँ पे लेंथ में जो भी स्टोर होगा वो विदाउट डेसिमल पॉइंट स्टोर होगा, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो इंट लेंथ बोलने का मतलब क्या है, डाटा टाइप कैसा होगा तुम्हारा, न्यूमेरिक होना चाहिए विदाउट डेसिमल पॉइंट। तो ये लिख लो यहाँ पे, न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट डेसिमल पॉइंट, विदाउट डेसिमल पॉइंट। डबल मतलब विद डेसिमल पॉइंट, ठीक है, और उसका रेंज बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। फ्लोट भी वही है, रेंज डबल से थोड़ा कम है, ठीक है। तो लेंथ का लिखो, लिखो इसका आंसर, गिव्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर, इट गिव्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट इन द कॉलिंग स्ट्रिंग। देखो वर्ड कॉलिंग का इस्तेमाल करें, कॉलिंग कहने का मतलब क्या है, जिस स्ट्रिंग को तुम बुला रहे हो, ठीक है। जैसे अगर हम यहां पे लिखते हैं स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू, मान लेते हैं यहां पे हम लिखते हैं स्मार्ट स्टडी। तो अगर हम इसको बुलाएंगे, जैसे हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इंट
L इज इक्वल टू S डॉट लेंथ। अगर यहाँ पे लिखते हैं इंट S इज इक्वल टू S डॉट लेंथ, तो बताओ बताओ ओम, यहाँ पे आंसर क्या होगा? L में क्या आंसर स्टोर होगा? इलेवन स्टोर होगा। ध्यान रखना यहाँ पे कैसे 11 स्टोर होगा। ये देखो जो L जो है वो गिनता कहाँ से? 1 से गिनता है, 0 से नहीं गिनता है। तो ये देखो गिन कैसे रहा है, 1 2 3 4 5। उसका जो स्पेस है उसको भी गिनेगा, 6 हुआ, 7 8 9 10 11। इसका मतलब L में क्या स्टोर हो जाएगा? 11 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो स्पेस को गिन रहा है तो इसको तो गिने। आगे में कोई स्पेस नहीं, आगे में स्पेस नहीं दिए। ठीक है, आगे में स्पेस नहीं दिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखे? लिखो, इसका आंसर लिखोगे, लिखा है इसका आंसर? नहीं, हाँ, गिव्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट इन द कॉलिंग स्ट्रिंग विच ऑल्सो इंक्लूड द ब्लैंक स्पेस, विच ऑल्सो इंक्लूड द ब्लैंक स्पेस। क्या कर रहे तुम? It gives the number of character present in the calling string which also include the blank space. ठीक है, which also includes the blank space. Next लिखो, जब क्लास लिखते हो, हाँ, हाँ, तो वहां पे अंडरस्कोर इस्तेमाल करो क्योंकि वो एक वेरिएबल नेम है। नेम में कभी भी स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई वेरिएबल का नाम है, अगर किसी पर्सन का नाम है वो अलग चीज है, लेकिन अगर तुम कोई क्लास का नाम ले रहे हो तो उसमें स्पेस नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए तुम अंडरस्कोर इस्तेमाल कर लो। ठीक है, तो अंडरस्कोर इस्तेमाल करोगे तो दिक्कत नहीं आएगा। नेक्स्ट लिखो, कैरेक्टर, कैरेक्टर एट, CHAR, कैरेक्टर एट। यहाँ पे कोई वैल्यू दे रहे हैं, पैरामीटर से कोई वैल्यू डालते हैं, तो इसका काम क्या होता है? यहाँ पर ये चेक करेगा कि इस लाइन नंबर पे क्या कैरेक्टर अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे इंट एन डाल दें। ठीक है, हेडिंग लिखो इसको, कैरेक्टर, कैरेक्टर एट इंट एन। इंट एन बोलने का मतलब क्या? यहाँ जो डाटा टाइप होगा वो कैसा होना चाहिए? इंटीजर डाटा टाइप होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिख रहे हैं S इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं स्मार्ट, अंडरस्कोर डाले हैं। ठीक है, अंडरस्कोर डाल के स्टडी लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे लिखते हैं कैरेक्टर, ठीक है, ए लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख रहे हैं कैरेक्टर, कैरेक्टर एट। ठीक है, कैरेक्टर एट अगर हम बोलते हैं एस डॉट, यहाँ पे लिखेंगे एस डॉट कैरेक्टर एट कौन सा पोजीशन? मान लेते हैं 2 पोजीशन पे क्या है। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे डाटा टाइप कैसे डाले हैं? इंटीजर डाटा टाइप डाले हैं, तो यहाँ पे हम क्या पूछते हैं? कैरेक्टर एट सेकंड पोजीशन क्या है। ठीक है, तो ये बताएगा कैरेक्टर एट सेकंड पोजीशन क्या है। तो देखो ये है तुम्हारा 0, ये है तुम्हारा 1, ये है तुम्हारा 2, ये है तुम्हारा 3, ये है तुम्हारा 4। ठीक है, ये इसका बेसिक चल रहा है। तो यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर है वो इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा। यहाँ पे क्या है तुम्हारा 2 है, तो आंसर क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए आंसर। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? ए इस्तेमाल हो गया, तो ए क्या स्टोर हो जाएगा? ए ही स्टोर हो जाएगा। 0 से नहीं करता है, लेंथ 0 से नहीं करेगा, लेकिन कैरेक्टर में यहाँ पे 0 से करेगा। ठीक है, गिव्स द कैरेक्टर ऑफ द कॉलिंग स्ट्रिंग, लिखो, इट गिव्स द कैरेक्टर ऑफ द कॉलिंग स्ट्रिंग at the specified index number, at the specified index number। ठीक है, एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स नंबर। ध्यान रखना, इस केस में 0 से स्टार्ट होगा, लेंथ 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन इस केस में 0 से स्टार्ट होगा, तो ये गिनती कैसे करेगा? 0 1 2, तो 2 पोजीशन पे क्या उसको दिख रहा है? 2 पोजीशन पे इसको ए दिख रहा है। और यहाँ पे देखो एस डॉट डाले, क्यों एस डॉट डाल रहा है? क्योंकि ये जो वेरिएबल नेम है इसलिए उसके लिए डाल रहे थे। यहाँ पे इसलिए था कैरेक्टर, कैरेक्टर एट नंबर दिया हुआ है, तो ये कैरेक्टर की जगह एस है। कैरेक्टर एट सेकंड पोजीशन, यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप है, इंटीजर डाटा टाइप होने का नंबर डालेंगे, तो नंबर डालें यहाँ पे, तो ये बता रहा है कितना नंबर में। सूर्या समझ रहा है? ये खाली नोट में समय बर्बाद कर रहा है, वो नोट करके क्या कर लोगे? समझो, वो ज्यादा जरूरी है। नोट तो तुम बाद में कहो तो कॉपी बंद रहेगा, है ना? तो इसीलिए उसको नोट करने की बजाय
तुम उसको पहले समझ लो फिर नोट कर लो। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो इंट इंडेक्स ऑफ, इंट इंडेक्स ऑफ, हेडिंग डालो, इंट इंडेक्स ऑफ। ये उल्टा काम कर रहा है। इस केस में क्या था, पिछले बार में एक कैरेक्टर डालते थे, एक नंबर डालते थे तो कैरेक्टर रिटर्न करता था, है ना। इस केस में क्या करेंगे, कैरेक्टर डालेंगे, वो बताएगा कि वो कैरेक्टर किस नंबर पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ फॉर एग्जांपल मानते हैं, जैसे हम एम लिखते हैं, ठीक है। देखो इसका फॉर्मेट क्या होगा, फॉर एग्जांपल हमने स्टोर किया स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू स्मार्ट स्टडी, अंडरस्कोर डाले वहां पे, ठीक है, स्मार्ट स्टडी। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक इंडेक्स ऑफ एम, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंट ए इज इक्वल टू एस डॉट इंडेक्स ऑफ एम। यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, एम, इंडेक्स ऑफ एम बताना। देखो ये इसका फॉर्मेट में एम मत लिख देना, ठीक है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं एस डॉट इंडेक्स ऑफ एम, तो इंडेक्स ऑफ, ठीक है, एक मिनट, एस है ना, हाँ, एन डॉट, ठीक है, इंडेक्स ऑफ, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, अब ए में क्या स्टोर होगा, तुम बताओ, एम है, तो एम क्या होगा, 0 1, ठीक है। एम किस पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे है, तो तुम्हारा ए में आउटपुट क्या आएगा, समझ में आ रहा है। ये उल्टा काम कर रहा है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक कैरेक्टर को दे रहे हैं, उस कैरेक्टर का पोजीशन वो बता रहा है, आउटपुट कैसा दे रहा है, इंटीजर डाटा टाइप। तो ये जो कैरेक्टर है कितने नंबर पे प्रेजेंट है, तो ये बता रहा है कैरेक्टर पहले 0 के बाद 1 पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है। नोट करो इसको। देखो अब इसी तरह एक और सिमिलर है, लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये तो था आगे से गिन रहा है, ये कैसे गिन रहा है, आगे से गिन रहा है। तो तुमको वैसा प्रोग्राम करना होगा कि इग्नोर करना होगा, इग्नोर अपर केस, इग्नोर लोअर केस, वो वर्ड का इस्तेमाल करना होगा। हाँ, नॉर्मली में तो फिर एरर बताएगा, वो नहीं डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। अगर तुम स्मॉल एम है, तुम्हारा आंसर में कैपिटल एम है, तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो तुमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको पहले प्रोग्राम में जो तुम भी नाम लिए हो उसको पहले तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर तुम इग्नोर वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, इग्नोर लोअर केस या फिर इग्नोर अपर केस, तो उस केस में तुमको कर देगा, आंसर दे देगा, ठीक है। अच्छा, अब ये था क्या, तुम आगे से गिन रहे थे। अब एक नेक्स्ट आता है इंट लास्ट इंडेक्स ऑफ, लिखो उसको, इंट लास्ट इंडेक्स ऑफ। अच्छा, इसका डेफिनेशन नहीं लिखा है, लिखो इसका डेफिनेशन, इंट इंडेक्स ऑफ गिव्स द इंडेक्स नंबर, it gives the index number, it gives the index number of the character for the calling string, it gives the index number of the character for the calling string, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो int last index of, int last index of, ठीक है। मतलब ये क्या करेगा, पीछे से गिनेगा, ठीक है। लास्ट इंडेक्स ऑफ, अगर उसको एम दिखता है आखिरी में तब वो उसका लाइन नंबर बताएगा, लेकिन अगर उसको नहीं दिखता आखिरी में तो वो क्या करेगा, जो नंबर है वही बताएगा। फॉर एग्जांपल जैसे एम जो था वो एक ही था, यहाँ पे बताओ एस 2 को है ना, देखो यहाँ पे एस 2 को दिख रहा था। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लास्ट इंडेक्स ऑफ एस कर देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे दो चीज दिखा देते हैं, एक ऐसा दिखा है इंट ए इज इक्वल टू इतना, दूसरा दिखा रहे हैं इंट बी इज इक्वल टू एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ एस। पता है दोनों में आंसर क्या क्या आएगा, अलग अलग आएगा। देखो इस केस में इंडेक्स ऑफ एस, तो मतलब आगे से वो गिनेगा, आगे से देखो 0 पोजीशन पे दिख रहा है, ये 0 पोजीशन है, ये 1 2 3 4 5 और ये 6 पोजीशन पे है, ठीक है। तो पहला केस में ये जो ए है इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि आगे से एस जो है वो 0 पोजीशन पे है। इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि पीछे से एस कितने पोजीशन पे दिख रहा है, 6 पोजीशन पे दिख रहा है। मतलब जो पहला उसको एस दिखेगा उसका वो डिजिट बता देगा कितना उसका इंडेक्स है। क्लियर है यहाँ पे, नोट करो इसको, लास्ट इंडेक्स ऑफ, सेम टू सेम आंसर है, गिव्स द इंडेक्स नंबर ऑफ द कैरेक्टर फॉर द कॉलिंग स्ट्रिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट।
ठीक है, क्या लिखोगे इसका आंसर? इट गिव्स द इंडेक्स, it gives the index number of the character for the calling string from right to left, from right to left of the first calling string. ऐसे लिखो, for the first, नहीं first मत लिखो, it gives the index number of the first character it gives the index number of the first character for the calling string from right to left, right से left की तरफ जो पहला string आया उसका वो index number बताता है, from right to left. नेक्स्ट लिखो स्ट्रिंग कॉनकैट, स्ट्रिंग कॉनकैट, इसको नोट करो. स्ट्रिंग कॉनकैट, CONCAT. स्ट्रिंग कॉनकैट, देखो स्ट्रिंग कॉनकैट, स्ट्रिंग कॉनकैट, और यहां पे भी स्ट्रिंग डालना पड़ेगा, स्ट्रिंग str, स्ट्रिंग str. ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है. इसका लिखो डेफिनेशन, जॉइंस द स्ट्रिंग, joins the string which is in parameter behind the calling string. Join the string which is in parameter behind the calling string. For example, जैसे मान लो अगर s में लिख रहे हैं स्मार्ट, ठीक है, मान लो यहाँ पे हम लिख रहे हैं स्मार्ट, दूसरे में हम लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं स्मार्ट, दूसरा में लिख रहे हैं स्ट्रिंग, इसे मान लो a है, ये मान लो b है, इसी पर स्टडी लिख रहे हैं. और हम यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरा स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग c, वो को करते हैं a डॉट, ठीक है, कॉल कैट ब्रैकेट में डाल दिए b, तो वो क्या करेगा, पहले लिखेगा स्मार्ट, इसको जोड़ देगा स्टडी के साथ, स्मार्ट को जोड़ देगा स्टडी के साथ. ठीक है, तो यही बताया कि ज्वाइन द स्ट्रिंग विच इज इन द पैरामीटर बिहाइंड द कॉलिंग स्ट्रिंग. ठीक है, नोट कर लो एग्जांपल. नेक्स्ट लिखो बूलियन इक्वल्स, बूलियंस इक्वल्स, बूलियन इक्वल नहीं, स्पेस नहीं देना, बस सटक लिख दो. बूलियन इक्वल्स, it checks the equality of calling string, it checks the equality of calling string and the argument string, ठीक है, बता फिर से भाई डेफिनेशन लिखो. checks the equality, it checks the equality of the calling string and the argument string, calling string and the argument string. बूलियन, अच्छा तुम लोग पढ़े होगे बूलियन, बूलियन मतलब क्या होता है? yes. ट्रू या फिर फॉल्स. बूलियन में सिर्फ दो ही चीज स्टोर हो सकता है, आइदर ट्रू या फिर फॉल्स. इसका मतलब जो भी आउटपुट आएगा वो क्या होगा, आइदर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा.
ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे कोई नाम डालते हैं स्मार्ट, और यहाँ पे डालते हैं स्ट्रिंग बी इज इक्वल टू, मान लेते यहाँ पर डाल देते कैपिटल में SMART, क्या हम यहाँ पे क्या कर दिए, कैपिटल लेटर डाल देखो वर्ड एक ही है, ये भी स्मार्ट लिखा हुआ है, ये भी स्मार्ट लिखा हुआ है, पर देखो दोनों के केस में क्या, दोनों का एक अपर केस है, ये भी अपर केस था, ठीक है, लेकिन ये लोअर केस है, ये अपर केस है, तो इस केस में क्या होता है, वो इग्नोर नहीं करता, क्योंकि तुमने इग्नोर वर्ड इस्तेमाल ही नहीं किया है, तो वो क्या कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है, अगर हम बोलते हैं बूलियन, ठीक है, प्योर वेरिएबल लेते हैं p इज इक्वल टू, हम इसको करते हैं कंपेयर, बूलियन n इज इक्वल टू a डॉट इक्वल b, ठीक है, तो ये बूलियन में क्या कैसे डाटा टाइप होगा, बूलियन में दो ही डाटा टाइप हो सकते हैं, आइदर ट्रू या फिर फॉल्स, तो इस केस में सी में क्या स्टोर हो जाएगा, फॉल्स स्टोर हो जाएगा, क्या स्टोर हो जाएगा इस केस में, फॉल्स स्टोर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। अच्छा, नोट कर लिया इसको, नोट करो इसको कर। अब इसको इंप्रूव करने के लिए बूलियन के साथ एक वर्ड इस्तेमाल डाल दिया, इक्वल्स इग्नोर केस, यहाँ पे क्या कर दिया, अगर जो हमने लिखवा है बूलियन इक्वल्स इग्नोर केस, अगर हम यहाँ पे इग्नोर केस डाल देते हैं तो वो क्या करेगा, अपर केस और लोअर केस में अंतर करना छोड़ देगा, ठीक है, अपर केस है चाहे लोअर केस का सबको सेम ट्रीट करेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे वर्ड सब सेम था ना, खाली एक अपर केस था एक लोअर केस था, तो इसीलिए इसमें क्या था, फॉल्स रिटर्न किया, लेकिन अगर इस तरह हम करते हैं तो यहाँ पे बूलियन सी इज इक्वल टू a इक्वल्स, यहाँ पे इग्नोर केस लिखना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे इग्नोर केस डाल दिए तो वो क्या करेगा, इसको ट्रू ले लेगा आंसर में, तो इसको क्या लिख देगा, वो ट्रू लिख देगा, तो इसके बारे में पहले लिख लो, समझ में आ ही रहा होगा, बिकॉज हमने इग्नोर कर दिया, इग्नोर केस बोलने का मतलब क्या, तुमको अपर केस और लोअर केस को इग्नोर करना है, मतलब अगर अपर केस हुआ लोअर केस ना, उसको सेम ट्रीट करो, जैसे यहाँ पे कैपिटल एम और स्मॉल एम को अलग अलग नहीं समझेगा, समझेगा एम, इसका मतलब यही होता है, इग्नोर केस मतलब क्या होता है, तुमको अपर केस और लोअर केस में अंतर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है, ऐसे डेफिनेशन नहीं पूछता है, फिर भी समझने के लिए लिखा है डेफिनेशन, तो बस वहां पे वही वाला डेफिनेशन लिख दो, बस उसमें इग्नोर मतलब इट इग्नोर्स द अपर एंड लोअर केस लिखो, या फिर इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन अपर एंड लोअर केस लिखो, उसको कर लेते बस। नेक्स्ट लिखो, इंट कंपेयर टू, इंट, नोट करिए इसको, हो गया, नेक्स्ट लिखो, इंट कंपेयर टू, इंट कंपेयर, देखो समझ में आ रहा है, कंपेयर टू, देखो यहाँ पे डाटा टाइप कैसे लिखे हैं, इंटीजर डाटा टाइप, इसका मतलब समझ में आ रहा होगा, जो वैल्यू देगा वो इंटीजर डाटा टाइप देगा, नंबर में देगा, ठीक है, इंट कंपेयर टू, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, मान लें कोई स्ट्रिंग के साथ कर रहे हैं, str, स्ट्रिंग str कर रहे हैं, देखो यहाँ पे वही करते हैं, यहाँ पे a में स्मार्ट किया, b में भी स्मार्ट किया, अब यहाँ पे वो कंपेयर कर रहा है a डॉट कंपेयर टू b, तो अब देखो यहाँ पर वो भी कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर टू b, ठीक है, तो इस केस में वो क्या आंसर देगा, यहाँ पर तो ट्रू या फॉल्स नहीं देगा, अभी तो यहाँ पे दो केस होता है, देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कॉलिंग स्ट्रिंग, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलिंग स्ट्रिंग,
इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग। याद रखना दूसरे वाला को आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग, आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वर्ड बाय वर्ड वो चेक करेगा। तो इस केस में वो क्या करेगा, पहला तो मैच किया एस और एस, ठीक है, कंपेयर किया, मैच कर गया। अच्छा, दूसरा वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा एम के साथ एम। अब तुम यहाँ देखो, ये तो अपर केस और लोअर केस हो गया, तुमने तो यहाँ पे इग्नोर नहीं किया। अच्छा, अब एस की वैल्यू में याद करो, कैपिटल एम का वैल्यू क्या होगा, समवाट होगा। कैपिटल ए का वैल्यू होता है तुम्हारा 65 से स्टार्ट होता है, तो एम एम का समवाट आई जे के एल एम देगा 65 75 78 होना चाहिए, समवाट 78 होगा, ठीक है। और स्मॉल एम का वैल्यू जो होगा वो समवाट कुछ 97 से स्टार्ट करो, 97 और 13, 97 मतलब 110 ऑलमोस्ट कुछ होगा, देख लेना 109 110 होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में वो चेक कर रहा है, अगर देखो 70 है, तो इस केस में तुमको क्या दिख रहा है, कॉलिंग स्ट्रिंग जो दिख रहा है वो छोटा दिख रहा है आर्गुमेंट स्ट्रिंग से, है ना। तो 78 इज स्मॉलर देन 110, तो वो क्या करेगा, नेगेटिव देगा। हमेशा याद रखना कॉलिंग को प्रेफरेंस देना, ठीक है। तो कॉलिंग अगर छोटा है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव दे देगा। अगर कॉलिंग बड़ा हो जाता है तो क्या देगा, आंसर पॉजिटिव देगा। लेकिन अगर दोनों बराबर होता है तो क्या करेगा, इक्वल टू देगा, जीरो देगा। इक्वल टू अगर किया तो क्या करेगा, जीरो देगा। क्यों, कॉलिंग छोटा है, कॉलिंग में एम, कॉलिंग में क्या ए है, ए में क्या स्मॉल है। अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे बड़ा हो गया, हाँ यहाँ पे बड़ा है, तो बड़ा है तो पॉजिटिव, छोटा है तो नेगेटिव, ठीक है। छोटा है तो नेगेटिव, बराबर है तो जीरो देगा, ठीक है। तो वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक करता है। लिखो इसका आंसर, एस की वैल्यू है, नोट कर लेना, गूगल कर लेना, एस की वैल्यू दिख जाएगा, तो उसको नोट कर लेना, याद कर लेना। क्या आएगा एस की वैल्यू इसमें, आप लिखे अगर बड़ा रहा तो पॉजिटिव आएगा, हाँ पॉजिटिव आएगा, मतलब पॉजिटिव नंबर देगा, हाँ उसका जो डिफरेंस होगा वही देगा, ठीक है। पॉजिटिव जैसे माइनस का है ना, फॉर एग्जांपल माइनस 70 है तो माइनस 100 है, नेगेटिव दे दिए। अगर 110 इधर आता तो 110 माइनस 70 तो पॉजिटिव देगा, और दोनों बराबर आएगा तो जीरो दे देगा आंसर, 78 माइनस 78 जीरो हो गया, ठीक है। हम वैल्यू में श्योर नहीं है, ठीक है, वैल्यू तुम लोग देख लेना एक बार गूगल करके, याद नहीं है इनको वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू, ठीक है। तो लिखो, कंपेयर्स द कॉलिंग स्ट्रिंग, कॉलिंग एंड द आर्गुमेंट स्ट्रिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, compares the calling and the argument string, compares the calling and argument string character by character। यहां पर ये वाला लिख सकता कि अगर कॉलिंग स्ट्रिंग छोटा है आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग से, अगर कॉलिंग स्ट्रिंग बड़ा है आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग से तो पॉजिटिव, अगर कॉलिंग स्ट्रिंग छोटा है आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग से तो नेगेटिव आंसर देगा, और अगर कॉलिंग स्ट्रिंग बराबर है आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग से तो जीरो देगा, ठीक है। नोट करो, सेम टू सेम इसमें कर दो, कंपेयर टू के बाद यहाँ पे इग्नोर केस कर दो। इस केस में क्या कर रहा था, वो इग्नोर केस नहीं कर पा रहा था ना, दोनों को डिफरेंशिएट कर पा रहा था, कैपिटल एम और स्मॉल एम को डिफरेंशिएट कर पा रहा था। लेकिन इसके साथ में क्या कर सकते हो, इग्नोर केस और इस्तेमाल कर सकते हो, इन कंपेयर टू इग्नोर केस। तो अगर यहाँ पे इग्नोर केस डालते हो तो क्या करेगा, अभी इग्नोर कर देगा, मतलब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में डिफरेंशिएट नहीं करेगा, तो फिर तो जीरो हो जाएगा। हाँ तो इसमें जीरो आ जाएगा आंसर। कभी जरूरी थोड़ा है कि हम स्मार्ट को स्मार्ट से कंपेयर करें, हम तो कोई और से भी तो कंपेयर करेंगे, है ना, ठीक है। तो इन कंपेयर टू इग्नोर केस, उसको भी नोट कर लो, समझ लेना उसको, क्या करोगे वो इग्नोर कर लेगा, इग्नोर करेगा अपर केस और लोअर केस लेटर्स। नेक्स्ट लिखो, स्ट्रिंग रिप्लेस केस, स्ट्रिंग रिप्लेस। देखो इस डाटा टाइप कैसा है, स्ट्रिंग डाटा टाइप है,
स्ट्रिंग रिप्लेस। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कैरेक्टर इस्तेमाल करेंगे, दो कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर ओल्ड और यहाँ पर कैरेक्टर न्यू। इसका कहने का मतलब क्या है, ये जो तुम्हारे में लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक स्ट्रिंग ए में कुछ स्टोर कर रहे हैं, मान लेते हैं नेम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तुम देखो यहाँ पे ये जो एन है ये मेरा ओल्ड कैरेक्टर, हम चाहते हैं कि एन को रिप्लेस कर दो एफ से। तो यहाँ पर जो एन है वो मेरा क्या है, ओल्ड कैरेक्टर है जिसको रिप्लेस करना है। और किससे रिप्लेस करना है, हम मान रहे हैं एफ से रिप्लेस करना है। तो वो न्यू कैरेक्टर मेरे लिए क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग बी इज इक्वल टू ए डॉट, मतलब ए स्ट्रिंग को उठाए, ठीक है। यहाँ पे कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, रिप्लेस। रिप्लेस किसको करना है, ओल्ड कैरेक्टर मेरा क्या है, हम बोले एन को रिप्लेस करो, तो एन को रिप्लेस करना है किसके साथ, एफ के साथ। समझ में आ रहा है, हमको क्या करना है, एन को रिप्लेस करना है एफ के साथ। देखो एक चीज और ध्यान रखो, कुछ समझ में आ रहा है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, हम बताए ना कि स्ट्रिंग और कैरेक्टर में फर्क क्या होता है, कैरेक्टर हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से लिखा जाएगा और स्ट्रिंग जो होगा वो हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा से लिखा जाएगा। तो यही बता रहे कि स्ट्रिंग है इसलिए कैरेक्टर, ये बता रहे कि कैरेक्टर है इसलिए कैरेक्टर लिखा गया है, ठीक है। तो अब आउटपुट क्या हो जाएगा, बी में क्या स्टोर हो जाएगा, फेम, एफ ए एम, बी में क्या स्टोर हो जाएगा, फेम। समझ में आ रहा है, तो एन रिप्लेस हो गया एफ से, यहाँ पे ओल्ड वाला लिखेंगे, यहाँ पे नया वाला लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग। हाँ देखो स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग, Replace the first parameter of the हाँ उसका डेफिनेशन नहीं लिखा, लिखो पहले तो इसका डेफिनेशन लिख लो। स्ट्रिंग रिप्लेस का डेफिनेशन लिख लो पहले। स्ट्रिंग रिप्लेस replaces the first parameter of the calling string, replaces the first parameter of the calling string with the second parameter। फर्स्ट पैरामीटर को रिप्लेस कर देता है सेकंड पैरामीटर से, replaces the first parameter with the second parameter of the calling string, ठीक है। नेक्स्ट लिखो स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग। स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग in begin, ठीक है। लिखो इसको स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग बिगिन इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें हम लिखते हैं स्ट्रिंग ए में अगर हम कंप्यूटर स्टोर करके रखते हैं और स्ट्रिंग बी में हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग बी इज इक्वल टू ए डॉट, हम यहाँ पे लिख रहे हैं सब स्ट्रिंग, अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे 5, तब आउटपुट वो क्या देगा, आउटपुट क्या देगा, देखो ये उसका 0 पोजीशन है, ये उसका 1 पोजीशन है, ये 2 ये 3, ठीक है, ये मेरा 4 और ये मेरा 5, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वर्ड क्या हमने इस्तेमाल किया है, बिगिन इंडेक्स, मतलब तुमको 5 से शुरू करना है, तो आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे, TER, TER। अब देखो डाटा टाइप से समझ में आ रहा, आउटपुट कैसा होना चाहिए था, स्ट्रिंग डाटा टाइप होना चाहिए, दिख भी रहा है स्ट्रिंग डाटा टाइप है TER, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बिगिन विद 5 से स्टार्ट करना, 5 से स्टार्ट होगा, 5 से TER, ठीक है।
नेक्स्ट लिखो, अगर हम इसमें 2 वर्ड डाल देते तो इसी में कंटिन्यू इसको करो। नेक्स्ट लिखो, इसको लिखा दिए, इसको लिखे हो, समझ लो इसको। ठीक है, क्या लिखोगे इसको कि जो कॉलिंग स्ट्रिंग है तो कौन सा, अच्छा समझ लो ना, समझ लो उसका डेफिनेशन होता है। समझ में आ रहा है क्या करना है? बिगिन विद जो बोले हैं तो इसका मतलब जो लाइन नंबर है, ठीक है, वहां से एंड। ठीक है, समझ लियो बस। दूसरा लिखो स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग। अब यहाँ पे इंड बिगिन इंडेक्स और उसके साथ साथ एंड इंडेक्स भी होना चाहिए। एंड इंडेक्स। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इंट बिगिन इंडेक्स और यहाँ पे लिखते हैं इंट एंड इंडेक्स, तो फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं कि तुमको 5 से शुरू करना है, मान लो हम बोलते हैं इसको तुम 3 से शुरू हो और 5 पे खत्म हो। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 2 वैल्यू अगर हम डालते हैं तो एक बिगिन इंडेक्स होता है, एक एंड इंडेक्स होता है। तो बोल रहे 3 से बिगिन हो जाओ तो 0 1 2 3, मतलब 3 से बिगिन होगा मतलब पहले पी आएगा, पी से बिगिन हो गया। अब बोला 5 तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाना है, तो 5 पे इंक्लूड वर्ड नहीं करेगा, सिर्फ पी। हाँ, तो इंक्लूड नहीं करना है उसको। ठीक है, एग्जाम्पल देख के तुमको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लो, समझ में आ रहा है। अगर लिखना है तो यहाँ पे लिख लो कि इट डज नॉट इंक्लूड दिस वैल्यू, लास्ट वैल्यू। इसको लेकिन इंक्लूड करके चलना है, इसको बिगिन करना है वहां से, लेकिन इसको उससे पहले एंड करना है। इट विल नॉट इंक्लूड द एंड वैल्यू। It will not include the index. Next लिखो boolean starts with, इसको अपना वर्ड जैसे 5 नंबर ये ना तो उसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। जब ऐसे भी सोच सकते हो, इस दोनों का जो डिफरेंस है वही आंसर आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 2 ही होना चाहिए आपको। तो तुमको ये तो कंफर्म हो गया ना, बिगिन विद मतलब क्या, वो नंबर से स्टार्ट करना है। जैसे 3 से स्टार्ट करें तो 3 तो इंक्लूड आएगा ही आएगा, तो पी यू तो 2 ही लेकर उठा। ऐसे याद रखो कि दोनों का डिफरेंस देखो, 3 और 5 का डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है, तो 2 ही वर्ड आएगा। अगर हम यहाँ पे 3 और 6 लिखते तो क्या होता है, 3 आता, तो पी यू और टी आता। ठीक है, डिफरेंस याद ऐसे याद, ठीक है, 2 आता है डिफरेंस, 2 डिफरेंस। नेक्स्ट लिखो बूलियन स्टार्ट्स विद, बूलियन स्टार्ट्स विद, तो नहीं लिखता कुछ, यार बताता हूं। ठीक है, बूलियन स्टार्ट्स विद। अच्छा देखो, बूलियन वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, ट्रू और फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको लिखते हैं स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू स्मार्ट, ठीक है, और यहाँ पे हम डालते हैं स्ट्रिंग बी, स्ट्रिंग नहीं डालेंगे, बूलियन वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बूलियन ए डॉट, ठीक है, बूलियन ए डॉट मतलब हमने ए को उठाया, क्या ये स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट्स विद। अगर हम यहाँ पे वर्ड लिखते हैं स्टडी, चलो स्टार्ट विद स्टडी, तो क्या आंसर देगा ये, बूलियन में कोई वर्ड वेरिएबल डालना होगा ना, फॉर एग्जांपल एक्स ले लेते हैं, बूलियन एक्स इज इक्वल टू, तो एक्स में क्या स्टोर करेगा वो, क्योंकि ये स्टार्ट नहीं हो रहा है स्टडी से, ये स्टार्ट हो रहा है स्मार्ट से। ठीक है, आंसर क्या देगा, फॉल्स। तो इसको लिखोगे दिस स्ट्रिंग चेक्स वेदर द कॉलिंग स्ट्रिंग, दिस स्ट्रिंग स्टडी स्मार्ट रहता, तभी ये फॉल्स रहता, क्योंकि स्टार्टिंग में वही वर्ड आना चाहिए, स्टार्ट्स विद डालते, स्टार्ट्स विद, क्या वो शुरुआत में बीच में अगर गैप रहता तब स्टडी गैप स्मार्ट नहीं। देखो अगर फॉर एग्जांपल जैसे उसको हम लिखते हैं स्मार्ट स्टडी कर देते, चलो अगर मान लो इसको हम स्मार्ट स्टडी कर देते हैं इसको डाल के,
ठीक है, या फिर हम स्मार्ट स्टडी डाले, इसके बाद भी हम कुछ वर्ड डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल इज, फन डाल दी, ठीक है, ये स्ट्रिंग डाल दी। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टार्ट विद स्टडी, क्या स्टार्ट विद स्टडी, स्टार्ट तो हो रहा है स्मार्ट से, तभी वो फॉल्स ही देगा। हाँ, स्टडी पहले आना चाहिए, स्टडी स्मार्ट तभी नहीं है, तभी गलत बोलता, क्योंकि स्टडी स्मार्ट पूरा बड़ा नाम हो गया ना, जब तक पूरा मैच वर्ड नहीं मैच करेगा तब तक नहीं। मतलब हाँ, स्पेस तक, हाँ। ठीक है, सिमिलरली लिख लीजिए इसको, whether the given string starts with the argument string, ये है argument string, ठीक है, given string starts with the argument string, whether the given string starts with the argument string, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखोगे boolean ends with, अब क्या करोगे यहाँ पे, जैसे स्टार्ट विद था, अब इसको रिप्लेस करके कर दिए एंड्स विद। अब ये पीछे से चेक करिए कि क्या ये पीछे से आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्ट जगह यहाँ पे लिखेंगे एंड्स विद, यहाँ लिखते हैं फन, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, एंड्स विद फन, ठीक है। यहाँ पर